हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में करा रहा है। मतलब आपको यहां पर किसी वीडियो का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज करना है। सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ है। एक बात और कि आप जो मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बुक तैयार की गई है, बुक्स एंड ई बुक्स, अगर आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाइए, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, मतलब हमारा ये वीडियो है, इसमें हम क्या बात करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मतलब आपकी पुस्तक के पीछे जो दिए गए प्रश्न उत्तर हैं उनको करने वाले हैं। ये प्रश्न उत्तर किसके होंगे? तो कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, इसके हम ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, आपको ये बताना है ना। खाद्य सुरक्षा को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हर सुनिश्चित करने का मतलब क्या है, आपको ये तय करना होगा कि भारत में मतलब क्या हम ऐसा करें कि लोग जो है उनको भूख की परेशानी ना हो, खाने के सामान की परेशानी ना हो, सबके पास खाने के लिए पर्याप्त सामान मिल जाए। इसके लिए क्या करें? तो भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या अपनाया था? बफर स्टॉक। और इस खाने को बांटने के लिए क्या बनवाया था अपन ने? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक में हम खाद्यान्न को संग्रहित रखेंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उसको बंटवाएंगे। तो ये दो चीजों के द्वारा हम इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। किसको? खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं? तो अब खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होने वाले लोग कौन हैं? हम क्या कहते हैं, ये गरीबी रेखा वाली लाइन है, ऐसा कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? गरीबी रेखा। और आप कहते हैं कि यहां पर जो नीचे जो लोग हैं उनको निर्धन कहेंगे, ये क्या कहलाएंगे? इनको आप निर्धन कह देते हैं। और इसके ऊपर जो है उनको आप निर्धन नहीं है। पैरामीटर अलग अलग थे, गांव का अलग। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, अगर आप ग्रामीण के बारे में बात करते हैं तो 2400 कैलोरी और 840 रुपए प्रति माह की बात की गई है यहाँ पर। और अगर शहर में बात करें तो 2100 कैलोरी और 1000 रुपए प्रति माह की बात की गई। तो कौन लोग हो सकते हैं? तो वो लोग हो सकते हैं भूमिहीन लोग, परंपरागत कारीगर, परंपरागत सेवाएं प्रदान करने वाले जैसे नाई, बढ़ई, धोबी आदि लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं ना। तो ये यहां पर बताया गया कौन लोग असुरक्षित हो सकते हैं। तो भूमिहीन, जिनके पास जमीन नहीं, कमा नहीं पाए, परंपरागत कारीगर, परंपरागत सेवाएं प्रदान करने वाले लोग असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। भारत में कौन कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं, ये बताना हमने पढ़ा हुआ था। तो भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग खाद्य दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है ना। कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न क्या होगा? तो अगले प्रश्न में आप बोलेंगे, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया है? या आप मानते हैं बना दिया है? और कैसे बना दिया? हाँ, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि अब हमें दूसरे देशों से गेहूं और खाद्यान्नों को आयात नहीं करना पड़ता, बल्कि हम खुद निर्यात करते हैं। तो आप कह सकते हैं आत्मनिर्भर बना दिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या करें। भारत में निम्नलिखित वर्ग अभी भी खाद्य से वंचित हैं। कौन कौन से? भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग जैसे नाई, बढ़ई, ये सब लोग हो गए, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, और निराश्रित तथा भिखारी। ये लोग क्या है? आज भी खाद्य से वंचित हैं, इनको खाद्य नहीं मिल पाता, मतलब खाद्य से असुरक्षित है, ये समूह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है, ये आपको बताना है। प्राकृतिक आपदा में खाद्य सुरक्षा निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कम हो जाता है, प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न में कमी हो जाती है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यदि आप आपदा लंबे समय तक रहती है तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपको बताना है कि क्या क्या हो गई। तो आपदा से खाद्य आपूर्ति पर क्या प्रभाव है, तो हमने बता दिया, कुल खाद्यान्न का उत्पादन घटेगा, प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी होगी, कीमतों में वृद्धि होगी, आपदा लंबे समय तक रहेगी तो भुखमरी उत्पन्न होगी, भुखमरी लंबे समय तक रहेगी, बड़े इलाके में रहेगी तो अकाल उत्पन्न होगा, है ना। तो ये हमने इनके कारण या प्रभाव जो थे वो बता दिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7,
मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए। मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद। मौसमी भुखमरी क्या है? यह कृषि उत्पादन में आई गिरावट से उत्पन्न होती है, पूरे साल काम ना मिलने से उत्पन्न होती है और बाढ़ सूखा जैसी आपदाओं से उत्पन्न होती है। मौसमी मतलब साल के कुछ महीनों में समस्या ऐसी आ जाए, खाने के लाले पड़ जाए, उसको भुखमरी कहते हैं। भुखमरी का मतलब क्या है? भूख मिटा पाने में अगर अपन सक्षम नहीं है तो वो स्थिति भुखमरी है। तो कब कब होगी? मौसमी का मतलब पूरे साल नहीं रहेगी, साल के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आएगी। तो कब आएगी? जब कृषि उत्पादन में गिरावट हो जाएगी, पूरे साल काम नहीं मिलेगा और कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, उस स्थिति में भुखमरी पैदा होगी। दीर्घकालिक भुखमरी क्या होगी? आय कम हो तो उस प्रकार की भुखमरी लगातार, मतलब अगर जब आप कम कमाते हैं, अगर आपकी आय कम है तो उस प्रकार की कम आय के कारण जो भुखमरी आती है वो लगातार बनी रहती है। खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ होते हैं, ऐसी भुखमरी अपर्याप्त खुराक या मतलब अपर्याप्त भोजन के कारण भी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं पर चर्चा कीजिए। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने निम्न प्रबंध किए हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाएं ये हैं। आप कोई सी भी योजनाएं लिख सकते हैं जो भी आपको ठीक लगती हैं। हमने 5-6 योजनाओं पर जिक्र किया अपने चैप्टर में, तो उनमें से कोई भी 2 आप उठाकर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बात कर रहे हैं, तो आप संशोधित के पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली समझ लीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब क्या है? जो बफर स्टॉक में अनाज रखा है, खाद्यान्न रखा है, उसको घर घर तक बंटवाना कि हर एक व्यक्ति खरीद सके, उसके लिए राशन की दुकानें खोलकर और उनके माध्यम से सस्ती दरों पर खाद्यान्न बिकवाना, वो व्यवस्था क्या कहलाती है? इस व्यवस्था को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले निर्धन और गैर निर्धन दोनों के लिए बराबर थी, मतलब दोनों को जो दाम थे वो बराबर थे। अब इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के बाद आप देखें कि इसमें क्या कर दिया गया कि जो निर्धन है उनकी कीमत कम और जो निर्धन नहीं है उनकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करेंगे। इस प्रणाली का आरंभ 1992 में देश से करीब 1700 ब्लॉक में किया गया। इसका लक्ष्य दूर दराज और सभी पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना है। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबी को लक्षित करने के सिद्धांत से, गरीबी को लक्षित करने के सिद्धांत से अपनाने के लिए, है ना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी प्रारंभ किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? TPDS कहते हैं, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। एक है अंत्योदय अन्न योजना। यह योजना गरीब से भी सर्वाधिक गरीब के लिए शुरू की गई। इस योजना का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। इस योजना के अंतर्गत निर्धनों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है ना, तो ये व्यवस्था यहां पर की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती? बफर स्टॉक अनाजों का वह स्टॉक है जिसका सृजन किसानों से अनाज खरीदने से होता है। बफर स्टॉक बनाने के निम्न कारण है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहला कारण हो गया, गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए दूसरा हो गया, आपदा के समय आपदाग्रस्त इलाके तक खाद्य की आपूर्ति करने के लिए तीसरा कारण हो गया, है ना। तो ये कारणों पर हमने चर्चा की जिन कारणों से बफर स्टॉक सरकार बनाती है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हमें टिप्पणियां करनी है कुछ चीजों को लेकर, जैसे न्यूनतम समर्थित कीमत, जिसको आप MSP कहेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम इतने पर तो चीज बिक ही जाएगी, ऐसी एक बात सरकार जब कर देती है तो उसको हम MSP कहते हैं। क्या होगा MSP या न्यूनतम समर्थित कीमत? किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही उनके अनाजों के लिए सरकार कीमत घोषित कर देती है। इसी मूल्य को क्या कहते हैं? हम न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। जिस समर्थित मूल्य पर सरकार खरीदी करती है उसको न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। बफर स्टॉक के बारे में क्या लिखें? तो सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से अनाज खरीद कर खाद्य भंडारों में भंडारित कर लेती है। यह व्यवस्था ये क्या कहलाती है? बफर स्टॉक कहलाती है। निर्गत कीमत, निर्गत का आपने लिखा होगा, निर्गम कहीं कहीं लिखा रहता है। निर्गम का मतलब तो जाना, एग्जिट। तो आप देखें यहां पर अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर सरकार अनाज उपलब्ध या अनाज का वितरण करवाती है या उपलब्ध करवाती है। उस कम कीमत को क्या कहते हैं? निर्गत कीमत कहा जाता है। उचित दर की दुकान, उचित दर की दुकान का मतलब क्या है? राशन की दुकान है एक तरीके से। तो हमारी एक व्यवस्था है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में जो राशन की दुकानें संचालित की जाती हैं उनको आप उचित दर की दुकान कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11,
राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? राशन की दुकानों के संचालन में निम्नलिखित समस्याएं हैं। समस्याएं मैंने आपने देखा होगा, एक समस्याओं वाला बनाया था, समस्या लिख के 3 समस्याएं बड़ी बड़ी बता दी थी, वहीं से आपको उठा के लिख लेना है। राशन की दुकानों को प्रत्येक लेन देन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं की हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। राशन की दुकानों पर उपभोक्ता की शिकायत की पुष्टि होने पर लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए ये तो हो गई, इसके अलावा क्या समस्याएं लिख सकते हैं, और मैं बता देता हूं आपको क्या समस्याएं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, डीलर की तरफ से कुछ दिक्कत आ गई। डीलर क्या करता है कि बाजार में, खुले बाजार में बेच देगा, है ना, ये कुछ कमियां आ जाएंगी। दुकान संचालन की समस्या पर नहीं लिख दी। इनके अलावा एक प्रश्न ऐसा बन जाएगा कि राशन की दुकान में क्या कमियां हैं या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या समस्याएं हैं, तो आप क्या लिख देंगे, डीलर वाली समस्या लिख देंगे जो आपको याद होगी अगर उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें तो है कि संचालन में, लेकिन पूछ रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या समस्या है, तो हम लिखेंगे कि डीलर अनाज को खुले बाजार में बेचता है, सड़े अनाज को रखता है। अनाज जब दुकानों पर बिक नहीं पाता है तो एफसीआई की गोदामों में भी पड़ा रहता है, तो दोनों जगह अनाज खराब होता है। तो ऐसी बातें आप यहां पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी करें। खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका निम्नलिखित है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं ताकि लोग वहां से कम कीमत वाला अनाज खरीद सकें और अपनी जो खाद्य सुरक्षा उसको मजबूत कर सकें। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो बात हमने अभी करी है वही बात है। अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता करती है, उसके माध्यम से जगह जगह पर दुकानें खोलती हैं और खाद्य की आपूर्ति करवाती हैं। ये सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य पर खाद्य, दूध, सब्जी उपलब्ध कराती हैं, जैसे मदर डेयरी, है ना, सफल, और आप देख सकते हैं कि जिसको अमूल, ये सब इसके क्या है, इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो ये हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी हमारी चैप्टर के पीछे दिए गए, तो हमने उनको यहाँ पर कवर किया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, जहां पर आपसे 1 रुपए का पेमेंट भी नहीं लेते, तो निःशुल्क शिक्षा के लिए भी बहुत जाना जाता है। इस हमारा जो उद्देश्य है वह यही है कि शिक्षा एकदम हर घर तक पहुंचाई जाए। इसी उद्देश्य में हम, या इसी उद्देश्य का जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें हम आपसे 1 रुपए का पेमेंट नहीं लेते, कोई पैसा आपको नहीं लेना है, बस आप वीडियो देखिए और पढ़िए। हम क्या क्या ऑफर करते हैं आपको, क्या क्या कोर्स है हमारे, तो आप ये सारे कोर्स आप देख सकते हैं। सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारे कोर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल्स पर बिल्कुल निःशुल्क देखने को मिलते हैं। मतलब आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना। अब सवाल यह है कि आप ये वीडियो कहां देखेंगे, तो हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए हैं। जैसे आप YouTube पर अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, तो YouTube पर हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल्स हैं। जैसे हिंदी मीडियम का है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग, तो आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई है www.magnetbrains.com, तो यहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और ऐसा ही हमने एक एप्लीकेशन भी बनाया है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे वहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हमने जो चीजें अरेंज की हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया है। मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से कुछ बुक्स एंड ई बुक्स भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर आप ये प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बुक्स जो है वो क्वालिटी और कंटेंट में बहुत अच्छी बनाई गई है। अब इनकी बुक के बारे में थोड़ी सा बताऊं आपको कि बुक को कुछ ऐसे बनाया गया, जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ते हैं तो एक खट्टी बुक पढ़ते हैं, हमने क्या किया कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेगमेंट बना दिया, फिर हमने मैप आधारित का बना दिया, फिर मान लीजिए हमने पिछले वर्ष के प्रश्न आ गए उसका बना दिया, थ्योरी वाला पोर्शन, तो अलग अलग पार्ट कर दिए ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो जुड़ने के कई सारे साधन हैं। आप YouTube, Facebook, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप वहां पाएंगे और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।